सामान्य अध्ययन के सफ़र जीएस जर्नी में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। एक अंतराल के बाद हम आपके बीच में उपस्थित हैं और जब हम आपके बीच आए थे आधुनिक भारत के इतिहास में यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन के साथ हमारे सफ़र की शुरुआत हुई थी और किस प्रकार से पुर्तगाली से लेकर के स्वीडिश कंपनी तक भारत पहुँचती है और अपने व्यापार को आगे बढ़ाने का काम सभी कंपनियों ने अपने अपने ढंग से किया, इसके बारे में हम लोगों ने पीछे अध्ययन किया था। शुरुआत में कंपनियों का उद्देश्य व्यापार करना ही था, लेकिन बाद में चल कर के उनके उद्देश्य बदलते हैं और उद्देश्य बदलने के साथ साथ भारत के अंदरूनी मामले में किस प्रकार से उन्होंने दखलंदाजी देना शुरू किया और फिर कैसे संपूर्ण भारतवर्ष एक लंबे समय तक अंग्रेजी साम्राज्य का हिस्सा बना, इसके साथ हम आपके बीच में उपस्थित हैं। तो जहाँ से हमने सफ़र को शुरू किया था उससे हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगमन के बाद अब व्यापार आरंभ करने के साथ साथ किस प्रकार से उन्होंने अपने साम्राज्य का जाल बुनना शुरू किया, इसको लेकर आपके बीच में है। यदि हम अंग्रेजी सत्ता के भारत में स्थापित होने के लिए आरंभिक बिंदु को चुने जहाँ से कि उसको बेहतर ढंग से समझा जा सकता है, तो जमीन बंगाल की है। शुरुआत भले ही व्यापार करने से रहा हो, लेकिन जिस जमीन पर साम्राज्यवाद का बीज अंकुरित हुआ, प्रस्फुटित हुआ और बाद में चल करके एक विशाल वृक्ष बना, वह जमीन था बंगाल का। तो आज हम कहानी कहते हैं उस बंगाल की जो जहां 1717 ईस्वी के बाद की कहानी बदलती है। जैसा कि हम सब जानते होंगे कि 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु होती है। ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु होती है और यह भारतीय इतिहास के लिए एक बड़ा निर्णायक वर्ष होता है। इतिहासकार ने मुगल शासक को दो पार्ट्स में बांट करके देखा है, एक 1526 से 1707 तक का, 1526 से 1707 ईस्वी का, और उसके बाद 1707 से 1858 ईस्वी का। तो इससे पूर्व के जो मुगल शासन था वह काफ़ी मजबूत था, मुगल सत्ता काफ़ी मजबूत थी। लेकिन बाद में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल सत्ता धीरे धीरे कमज़ोर होते जाती है। उसे हम परवर्ती मुगल शासन भी कहते हैं। तो 1707 से 1858 ईस्वी तक में परवर्ती मुगल शासन था। 1707 ईस्वी में जब निधन होता है, उसके बाद के जो मुगल सत्ता कमज़ोर हुई, तो सबसे पहले उससे जो यानी केंद्र में कमजोरी को देखते हुए जो सबसे पहले लाभ उठाने वाला राज्य बना वह था बंगाल। बंगाल में एक स्वतंत्र सत्ता स्थापित किया 1717 ईस्वी में। उन दिनों फर्रुखसियर, ध्यान में रखना है कि 1717 ईस्वी में जब बंगाल में एक स्वतंत्र सत्ता स्थापित की जा रही थी, उस समय मुगल सम्राट थे फर्रुखसियर। अगर आपसे पूछा जाए कि बंगाल किसके समय में, किस मुगल सम्राट के समय में स्वतंत्र रूप से अलग हो गया, तो आंसर होगा हमारा फर्रुखसियर। फर्रुखसियर के समय में बंगाल ने स्वतंत्र सत्ता कायम की और वह कायम करने वाले व्यक्ति थे मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां बंगाल के नवाब बनते हैं और उन्होंने सबसे पहला कार्य किया कि राजधानी ढाका से स्थानांतरित कर दिया। ढाका से राजधानी को स्थानांतरित करके उनके ही नाम पर एक नगरी बसाई थी मुर्शिदाबाद, है ना। अपने ही नाम पर उन्होंने एक नगरी बसाई मुर्शिदाबाद और ढाका से राजधानी कहाँ ले आया, मुर्शिदाबाद। अंग्रेज़ों से ज़्यादा इन्होंने लड़ना उचित नहीं समझा, अपने कार्य में अपना काम किया और अंग्रेज़ों को के द्वारा दस्तक अधिकार पत्र के दुरुपयोग का विरोध किया था। जब मुर्शिद कुली खां की का निधन हो जाता है तो उसके बाद यानी उनका निधन होता है 1727 ईस्वी। तो ध्यान में रखना है 1717 से 1727 ईस्वी तक 10 वर्षों तक मुर्शिद कुली खां बंगाल के नवाब के रूप में रहा। पूछा जाए बंगाल का प्रथम नवाब कौन था, तो मुर्शिद कुली खां, और उसने 10 वर्षों तक शासन किया। उसके निधन के बाद शुजाउद्दौला या शुजाउद्दीन भी कहते हैं इसको, उसका पुत्र का नाम था शुजाउद्दीन, गद्दी पर बैठता है और इसने 1732 ईस्वी में अलीवर्दी खां को बिहार का उप सूबेदार यानी उप नवाब भी कह सकते हैं।
बिहार का उप सूबेदार किस वर्ष बनाया जाता है? 1732 ईस्वी में। अब सवाल ये उठता है कि इसका उल्लेख यहाँ करना क्यों जरूरी है? क्योंकि यही अलीवर्दी खां शुजा-उद-दौला के पुत्र सरफराज खां को मार करके बंगाल की नवाबी को अपने पास ले लेते। मुर्शिद कुली खां का पुत्र शुजाउद्दीन या शुजाउद्दौला, उसका पुत्र सरफराज, और मुर्शिद कुली खां के पुत्र शुजाउद्दौला ने अलीवर्दी खां को बिहार का उप सूबेदार या उप नवाब कह सकते हैं, नियुक्त किया था 1732 में। जब शुजाउद्दौला का यानी शुजाउद्दीन का निधन हो जाता है 1739 ईस्वी में, तो गद्दी पर बैठते हैं उनके पुत्र सरफराज, और सरफराज को 1740 ईस्वी में उसकी हत्या करके, है ना, एक विरोध में अलीवर्दी खां ने विरोध किया। ध्यान में रखना है 1740 ईस्वी में अलीवर्दी खां का एक विद्रोह हुआ। उस विद्रोह को दबाने का प्रयास किया सरफराज ने, और उसी विद्रोह में सरफराज खां की मौत होती है। तो इस प्रकार से अब मुर्शिद कुली खां का वंश वहाँ से समाप्त हो जाता है, और वहाँ पर एक नया वंश आता है अलीवर्दी खां का। अलीवर्दी खां 1740 से 1756 ईस्वी तक 16 वर्षों तक बंगाल का नवाब रहा। इसने ज़्यादा अंग्रेज़ों से छेड़खानी करने की कोई कोशिश इसने नहीं की। अंग्रेज से के साथ इसके संबंध अच्छे थे, और अंग्रेज को दुर्गीकरण करने का विरोध किया गया। ध्यान देने योग्य बात है कि उस समय बंगाल में फोर्ट विलियम अंग्रेज़ों का मूल सेंटर था, जहां से अंग्रेज अपने व्यापार को करते थे। ध्यान में रखना है, फोर्ट विलियम। तो उसके दुर्गीकरण का इसने उनको आदेश नहीं दिया, और अंग्रेज के साथ इनके मधुर संबंध थे। एक क्वेश्चन जो परीक्षा में बराबर पूछता है वह यह है कि किसने अंग्रेज़ों की उपमा मधुमक्खी से की है? तो अंग्रेज़ों की उपमा मधुमक्खी से करने वाला बंगाल का नवाब था अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां ने अंग्रेज़ों की उपमा मधुमक्खी से करते हुए कहा कि यदि इन्हें न छेड़ा जाए तो ये शहद देंगे, यानी मीठा भोजन प्राप्त करिए, और यदि आप इन्हें छेड़ते हैं तो ये काट काट कर आपको खा जाएंगे। इस कारण से उसने सोचा कि इससे शहद ही लेना है, इसे छेड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अंग्रेज़ों के साथ उसके संबंध अच्छे थे। अलीवर्दी खां की मृत्यु होती है 1756 में। अलीवर्दी खां को कोई अपना पुत्र नहीं था। जब उसका कोई अपना पुत्र नहीं था तो उसने अपने सबसे छोटी बेटी के पुत्र अर्थात अपने नाती को बंगाल का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, और अलीवर्दी खां के निधन के बाद उसका नाती उसके छोटी पुत्री का पुत्र सिराजुद्दौला बैठता है बंगाल की गद्दी पर, यानी बंगाल का नवाब बनता है। ये कहानी पृष्ठभूमि थी, क्योंकि यहीं से यानी सिराजुद्दौला के साथ ही बंगाल में शुरुआत होती है अंग्रेजी सत्ता की। सिराजुद्दौला थोड़ा महत्वाकांक्षी भी थे, और इनके समय में अंग्रेज़ों के साथ जो संबंध इनके नाना का था वैसा संबंध नहीं रहा। इनकी बगैर अनुमति के अंग्रेज़ों ने अपने जो बस्ती सब थी उनका दुर्गीकरण अर्थात उनका घेराबंदी किला बंदी करना शुरू किया। जब ये सूचना नवाब को मिलती है तो नवाब ने इसका विरोध करना सोचा, और नवाब ने विरोध करने के लिए क्या किया कि इसने 15 जून 1756 ईस्वी को कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम पर, जैसा कि हमने पीछे कहा है कि फोर्ट विलियम ही सेंटर थे जहां से कि अंग्रेज भारत में खासकर बंगाल में अपने कार्य को देख रहे थे। तो फोर्ट विलियम पर आक्रमण कर दिया। फोर्ट विलियम पर आक्रमण का मूल कारण था, फिर से ध्यान में रखना है, अंग्रेजों के द्वारा अपनी बस्ती का दुर्गीकरण, लेकिन और भी कारण थे जिस कारण से यह आक्रमण किया गया था। 20 जून 1756 को फोर्ट विलियम 5 दिनों के अभियान में फोर्ट विलियम पर नवाब की सेना ने अर्थात सिराजुद्दौला की सेना ने कब्जा कर लिया। अब फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया तो बहुत से जो अंग्रेज थे जो वहाँ रह रहे थे वह भाग कर बंगाल की खाड़ी में एक द्वीप है, उस द्वीप में उस पुल्टा नाम का टापू है, पुल्टा नामक टापू ध्यान में रखना है। जो फोर्ट विलियम में अंग्रेज सब रह रहे थे, जब फोर्ट विलियम पर नवाब का कब्जा हो गया तो फोर्ट विलियम से भाग करके अंग्रेज़ों ने फुल्टा नामक टापू पर शरण लिया। लेकिन उस अभियान में अब जो उल्लेख है इसके बारे में भारतीय इतिहासकार एक मनगढ़ंत कहानी कहते हैं हॉलवेल की। कहा जाता है कि कुछ अंग्रेज़ों को बंदी बनाया गया, और जिन अंग्रेज़ों को बंदी बनाया गया उन अंग्रेज़ों में से
146 अंग्रेजों को, ध्यान में रखना ये घटना 20 जून की, यानी 20 जून 1756 जिस दिन की उन अंग्रेज़ों को यानी कि वो फोर्ट विलियम पर कब्जा किया गया। तो 146 अंग्रेज जिनको बंदी बनाया गया था, उनमें से 146 को एक छोटे से कोठरी में, अब सोचिए बहुत छोटा सा कोठरी जिसमें कि 10-12 लोगों के भी रहने की जगह नहीं थी, ऐसा कहा गया कि उसमें 146 को रख दिया गया। अब ऑक्सीजन की कमी से, दम घुटने से, भूख प्यास से 146 में से 123 की मृत्यु हो जाती है। इतिहास की इस घटना को ब्लैक होल, काल कोठरी के नाम, घटना के नाम से जानते हैं। अब इसका उल्लेख हॉलवेल ने किया है कि अब जब हॉलवेल ने इसका उल्लेख किया तब सिराजुद्दौला के इस काम को, यानी इसके बाद देखिए कि सिराजुद्दौला लौट गया है, वापस चला आया है, सिराजुद्दौला वापस चला गया और ये घटना घट गई काल कोठरी की। तो काल कोठरी की घटना 20 जून 1756 को हुई। इसका उल्लेख किसने किया है? हॉलवेल ने किया है। और जब हॉलवेल ने इसका उल्लेख किया तो अंग्रेज़ों, मतलब न केवल अंग्रेज़ों के द्वारा वरन अन्य यूरोपीय देशों के द्वारा भी इस अमानवीय कार्य की बड़ी कटु आलोचना की गई। और तब मद्रास में थे क्लाइव और वाटसन, वह अपनी सेना के साथ पहुंचते हैं बंगाल, सेना के साथ बंगाल पहुंचते हैं। अब वहाँ क्या होता है इसकी कहानी हम आगे कहेंगे, तो उसकी चर्चा जब हमारी होगी तो हम लोग ये देखेंगे कि कैसे वाटसन क्लाइव पहुंचता है बंगाल, विशेषकर क्लाइव, और सिराजुद्दौला से कैसे बदला लेता है। लेकिन उसकी चर्चा हम आगे के क्लास में करेंगे। अभी चर्चा करते हैं, एक नज़र डालते हैं कि बंगाल में जब मुर्शिद कुली खान ने नवाबी शुरू की तो बंगाल के प्रमुख नवाब कौन कौन थे, यानी बंगाल के नवाब कौन कौन रहे। 1717 ईस्वी से, ये तो ध्यान में रखना है, 1717 ईस्वी में अलग हो गया और अलग होने के बाद 1717 ईस्वी से 1775 ईस्वी तक चला और उसके बाद बंगाल पूरी तरह से अंग्रेज़ों के अधीन हो गया। हालांकि ये 1757 एक तरह से समझिए कि 1757 के बाद ही वहाँ द्वैध शासन शुरू हो जाता है, लेकिन 1775 के बाद तो बंगाल में नवाबी प्रथा खत्म भी कर दी जाती है। मुर्शिद कुली खान 1717 से 27 तक रहे। शुजाउद्दीन, इन्होंने शुजाउद्दीन 1727 से 39, सरफराज खां 1739 से 1740, अलीवर्दी खां 1740 से 1756, सिराजुद्दौला 1756 से 1757, मिर्ज़ाफ़र 1757 से 1760। भारत के इतिहास में जिसे कहा जाता है कि एक गद्दार था मिर्ज़ाफ़र, इसकी गद्दारी से ही शायद बंगाल में अंग्रेज़ी सत्ता स्थापित हुई और इसकी गद्दारी से ही न केवल अंग्रेज़ी सत्ता बंगाल में स्थापित हुई वरन भारत पूरी तरह से गुलाम बन गया। उसके बाद मीर कासिम 1760 से 63, मिर्ज़ाफ़र दूसरी बार बना 1763 से 65, नजमुद्दौला 65 से 66, सैफुद्दौला 66 से 70 और मुबारकुद्दौला 1770 से 75। ये कहानी थी बंगाल के नवाब की। बने रहे हमारे साथ। आज भर के लिए बस इतना ही, मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।